सियासत में बहुत उल्टा पड़ने पर ही माफ़ी मांगी जाती है। कोशिश तो हमेशा यही होती है कि मांगनी ही ना पड़े। खेत जता दो, मीडिया पर ठीकरा फोड़ दो, किसी का पर्सनल बयान कह दो, जैसे तरीके तो होते ही हैं। पर माफ़ी, यहाँ बात बदल जाती है। आई एम सॉरी, ये 3 शब्द बमुश्किल ही निकलते हैं। राहुल कह देते हैं। अब देश में कहते हैं माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफ़ी मांगने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी हिम्मत का काम है माफ़ी मांगना, आदि आदि। पर सियासत में ये पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता है और इससे इतर भी। हाँ, ये ज़रूर है कि तंज तो बन ही जाता है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। राहुल क्या सचमुच ज्यादा गलती करते हैं? क्या राहुल अब भी सीख ही रहे हैं? क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी के लिहाज से राहुल गांधी कमजोर पड़ते हैं? प्रश्न यह भी कि केंद्रीय मंत्री भाग्य का लिखा पढ़ लेते हैं, या अब भी ये बात भुला नहीं पाए कि जब उन्होंने राहुल से माफी की डिमांड कुछ की थी तो माफी आई नहीं थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त संदीप कलवानिया जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। अटल खंडेलवाल बीजेपी प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत संदीप भाई आपसे कर रहा हूं। संदीप भाई, ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर गलती की है सॉरी बोल दो, बहुत बढ़िया। कुछ सॉरी सदियां ले लेती हैं, जैसे आपातकाल की सॉरी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। कुछ सॉरी उसी वक्त आ जाती है जब मामला होता है। कुछ सॉरी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कंडीशंस में फंसे होने की वजह से होती है। मैं ये मानता हूं कि राहुल में वो गट्स है कि वो अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन क्या उनसे गलतियां बार बार नहीं होती? देखिए स्वप्निल जी, जो राहुल गांधी हैं वो देश के जन नेता हैं, और आप ये देखें कि आज जिस मुद्दे पे भी राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो देश के आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात कर रहे हैं। चाहे ओबीसी कमीशन की बात मान लो, चाहे जातिगत जनगणना की बात मान लो, या उन्होंने अभी हाल ही में जो जिस मुद्दे के लिए आप बात कर रहे हैं कि ओबीसी को जितना उन्होंने कुछ करना चाहिए था सरकार में रहते वो नहीं कर पाए, उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस चीज में माफी वाली कोई बात नहीं। उन्होंने बिल्कुल जनता के सामने और अपने कार्यकर्ताओं के सामने जाके बात को स्वीकार किया है कि सरकार में रहते हुए जो ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व या ओबीसी के लिए जो योजनाएं जो शुरू होनी चाहिए थी पाई, आगे आने वाले समय में हम इसको और मजबूती तरीके से करेंगे और उनको लागू करेंगे। तो ऐसा जो माफी वाली जो शब्द कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उन्होंने माना है कि अभी देश में इन चीजों में जो मुद्दे हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने 2019 में माफी तो तब होती है, जैसे 2019 में उन्होंने चौकीदार चोर है पर बिना शर्त माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा। देखिए, वो तो लीगल जो प्रक्रिया में जो गए थे और लीगल प्रक्रिया के तहत क्या हुआ था उस पर तो कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट के बाद में उस मामले में ये लीगलिटी से क्या हुआ था उस पर मैं अगर टिप्पणी करूंगा तो वो मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी होगी ना, कानून व्यवस्था को झूठा दिखाने के लिए तो झूठी माफी नहीं मांगी होगी। नहीं, वो एक कानून व्यवस्था के तहत हुई थी और उसमें ऐसा कुछ तो उन्होंने झूठी माफी मांगी थी। नहीं, ऐसा झूठी के मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा है कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्होंने किया था। मैं उसको झूठी और से की वास्तविकता की बात नहीं है, यहाँ पर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था। मगर भारतीय जनता पार्टी की तरह उन्होंने कभी जनता के सामने झूठ नहीं बोला और भारतीय जनता पार्टी की तरह जनता को बरगलाया नहीं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, 3 काले कानून किसानों के लिए लेके आए थे और देश के प्रधानमंत्री लंबे चौड़े वादे कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ये हो जाएगा और किसानों का ये बिल आ जाएंगे तो उनका ये भला हो जाएगा, एमएसपी बढ़ जाएगी, फसलों के दाम दोगुने हो जाएंगे, जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे, किसानों को राहत मिलेगी। मगर जब किसान लगातार विरोध में रहे, एक किसान ने देश में उनके विरोध में आवाज बुलंद की तो देश के प्रधानमंत्री ने सामने बाकायदा आके देश की जनता के सामने माफी मांगी थी। तो वो होता है कि देश के सामने नहीं, पर ऐसी सिचुएशन आपातकाल की माफी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपने आपातकाल की माफी तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर मांगी, वो भी मनमोहन सिंह ने मांगी, कांग्रेस ने या गांधी परिवार ने नहीं मांगी थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि माफी सिचुएशन के हिसाब से आती है पॉलिटिक्स में। बात कर रहे हैं माफी माफी वाली जो बात कर रहे हैं, माफी तब मांगी जाती है जब कोई अगर जनता के सामने अगर हमने कोई वादा किया और उसमें पूरा नहीं कर आपातकाल की माफी मनमोहन सिंह ने मांगी है, मनमोहन सिंह ने मांगी है, ये तो ऑफिशियल है। अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बताया आपने, मनमोहन सिंह जी जो आप आपातकाल वाली बता रहे हैं ये है, और राहुल गांधी जी जो
वो जो बात कह रहे हैं उस पर कोई रिलेवेंस नहीं है। नहीं रेलेवेंस नहीं। आपने मोदी की बात की कि मोदी ने देश के सामने माफी मांगी, तो मैं बता रहा हूं कि मनमोहन सिंह ने भी देश के सामने माफी मांगी उस गलती की जो गांधी परिवार से हुई थी 75 में। हम ना हमने जो ना वो अलग है, आप उस बात पे उसको और मनमोहन सिंह और आपातकाल वाली बात को नहीं जोड़े, मगर जो आज देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर हमने जो बात की है और उसमें हम माफी मांगने की कोई बात ठीक है संदीप भाई, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, फिर मैं अटल जी के पास जाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल और लूंगा, उसके बाद फिर मैं अटल जी के पास जाऊंगा। मेरा सवाल छोटा सा है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इंसान बार बार गलती करता है तो ये समझ में आ जाता है ना कि या तो उसमें कोई दोष है और या फिर देखिए भारतीय ना आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के नेता हैं और तो उनके लिए तो गलती का मार्जिन और कम होना चाहिए ना। जब वो सांसद थे और उन्हें ओबीसी की समस्या नहीं पता थी तो फिर वो सांसद क्यों थे? कभी भी कोई उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने देश को आईना दिखाते हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों का आप देखें, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए। मैं आपको एक सीरियल से बता रहा हूँ, जातिगत जनगणना का मुद्दा हमने उठाया। हमने मांग की कि अगर जातिगत मुद्दा जनगणना करवाई जाएगी तो देश में हर सभी जातियों को देश के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे दबाव की वजह से, राहुल गांधी जी की वजह से। अरे भाई नहीं देखिए, फिर कंफ्यूजन कहाँ आता है संदीप भाई? कंफ्यूजन कहाँ आता है? नहीं कंफ्यूजन कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। अनुराग ठाकुर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनुराग ठाकुर एक बार राहुल गांधी की कास्ट पूछ लेते हैं। सबको बुरा लगता है कि भाई कास्ट कैसे पूछ लिया, कास्ट कैसे पूछ लिया। सुनिए तो सही। फिर कांग्रेस ये कहती है कि नहीं पूरे देश की कास्ट पूछो। 2 मिनट संदीप भाई 2 मिनट। मैं ये कह रहा हूं अनुराग ठाकुर एक बार राहुल गांधी की कास्ट पूछ लेते हैं संसद में। पूरे विपक्ष ने कह दिया कि साहब आप कास्ट कैसे पूछ रहे हो, कास्ट कैसे पूछी जा सकती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कांग्रेस कहती है नहीं पूरे देश की कास्ट पूछो। और उसके बाद होता यह है कि खुद खड़के ये बताते हैं कि साहब ये तो अपर कास्ट है और दलितों के लिए इनका दिल पसीजता है। ये हो क्या रहा है? क्या कांग्रेस कंफ्यूजन में है? कांग्रेस बिल्कुल भी कंफ्यूज में नहीं है। आपने अभी जो सवाल मेरे से पूछा था मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। माफी उस बात में मानी जाती है जो जनता के सामने कोई गलती हुई है। देश के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जिन मुद्दों को जो उठा रहे हैं वो वास्तविक देश के जनता के मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। ठीक है, उनके भारतीय जनता पार्टी जो वादों के आई थी उनसे वो मुकर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि नहीं 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट का टाइम दें। जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से जो ओबीसी जो महासम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जो नीतियां और ज्यादा प्रभावी बनाई जानी चाहिए थी वो हम नहीं बना पाए। तो फिर आप अपनी गलती की वजह से गए, बीजेपी के प्रोपेगेंडा की वजह से नहीं गए। तो फिर आप अपनी गलतियों की वजह से गए, बीजेपी के प्रोपेगेंडा से नहीं गए। ना आप 1 मिनट मेरे को दें। हमने वादे नहीं किए थे कि हम, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि हमने ये वादा किया था वो हमने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम और भी करेंगे, ठीक है, और भी ज्यादा बेहतर कर सकते। ठीक है, अब मैं अटल खंडेलवाल जी के पास जाऊंगा। अटल भाई थोड़ा लंबा हो गया संदीप भाई के पास, तो अब मेरी मजबूरी है कि आपको भी थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ेगा और उतना ही टोकूंगा जितना संदीप जी को जोड़ रहा था। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में कम से कम राहुल गांधी हैं जो माफी तो मांग लेते हैं, नहीं तो हम किसे देखते हैं माफी मांगते हुए। और आप मेरे तंज को समझ गए होंगे। ऐसा है स्वप्निल भाई, बेसिकली अब वो झूठ के आदी हो गए। उन पर एक बहुत अच्छा सा मैं शेर सुनाता हूँ। झूठ बोलकर इतना खूबसूरत कैसे मुस्कुरा लेते हो, दगा देते हो इतना कातिल कैसे शर्मा लेते हो। राहुल गांधी जी की ये अदावतें हो गई हैं। लेकिन सर वो एटलीस्ट सॉरी बोलने की हिम्मत तो रखते हैं अटल भाई। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं एटलीस्ट सॉरी बोलने की हिम्मत तो रखते हैं। देखिए सॉरी अच्छी बात है ना, अगर वो सॉरी कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन समय पे कहते हैं तो बहुत अच्छा। कि आप कोई गलती करो और उसके बाद लगे कि वो गलती है और उसके लिए आप एक्सेप्टेंस दे दो, तब तो ठीक है। लेकिन 50-50 साल बाद, 10-10 साल बाद इनको गलती याद आती है। आप बताइए नहीं, व्हाई नॉट? ये बेटर क्यों नहीं है? ये बेटर क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश के एक मंत्री सोफिया कुरैशी पर कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांग लेता हूं। ये तो कंडीशनल सॉरी हुई और फिर उसमें पार्टी पल्ला झाड़ लेती है। तो एटलीस्ट सॉरी बोलने का ऐसा नहीं, सॉरी बोलना ठीक है। कोई मैं इसमें कह ही रहा हूं आपको कि सॉरी बोलना ठीक है, लेकिन
बेसिकली जब एक अभी कांग्रेस प्रवक्ता साहब हैं, क्या कह रहे थे कलवानिया साहब कि सुप्रीम कोर्ट में तो हमने वो कुछ प्रक्रिया के तहत ही सॉरी बोली, वैसे तो नहीं। अभी इस तरह की जो सॉरी बोली जाती है जो राजनीतिक प्रेरित हो, जो केवल सत्ता है ना के मोह में बोली गई हो, वो सॉरी जो दिल से नहीं आ रही हो ना, वो इशू है। नहीं, पर कोई चीज तो स्ट्रेटेजिकल भी होती है ना। 2 सेकंड, कुछ चीजें तो स्ट्रेटेजिकल भी होती है ना, जैसे कभी वीर सावरकर ने किया था। वीर सावरकर जी ने किया, वो क्या स्ट्रेटेजिकल सॉरी, आप उसको स्ट्रेटेजिकल सॉरी कहते हो या अमानवीय तरीके से सॉरी लिखवाई गई हो? आप उनकी तुलना कर रहे हो। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सॉरी की कंडीशन पर बात कर रहा हूं। सुनिए, राहुल गांधी जी में से अगर ये गांधी शब्द को हटा लो और ये साधारण परिवार में जन्म थे, तो इनकी सॉरी के कोई मायने होते क्या? क्या पता कहाँ पड़े होते। आप स्वप्निल जी खुद जानते हो। बात ये है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। कश्मीर से नहीं, 2 सेकंड, अटल भाई 2 सेकंड, जितेंद्र भाई मैं आऊंगा, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं क्योंकि मैंने संदीप जी को बहुत टाइम दिया, तो मैं थोड़ा सा अटल जी को भी टाइम देना चाहता हूं। अटल भाई, किसान आंदोलन के बाद एक देश में सॉरी तो आई थी ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आई थी? तुरंत आई। एक बात बताइए, हम तो चाहते थे कि किसान आंदोलन के समय जो हम चाहते थे किसानों को मारने के बाद। संदीप भाई प्लीज, मैं कर रहा हूँ, मैंने वो सवाल ले लिया, प्लीज। कोई इशू नहीं है। सुनिए, देखिए, किसानों के इस वक्त भी हम दिल से चाहते थे कि किसानों के साथ ये हमने बकायदा वो 3 बिल किसानों के लिए ही, उनके अपग्रेडेशन के लिए, उत्थान के लिए ही बनाए थे। बाबा, नेग्लिजेंसी का, अटल भाई देखिए, नेग्लिजेंसी का ऐसा है कि झालावाड़ में एक स्कूल जर्जर इमारत गिर जाती है, कुछ बच्चे मर जाते हैं। सुनिए ना, नेग्लिजेंसी का ऐसा है कि झालावाड़ में एक स्कूल गिरता है, कुछ बच्चे मर जाते हैं, 6 बच्चे 7 बच्चे हमने खो दिए। नेग्लिजेंसी थी, सॉरी आई क्या किसी की? विभाग की सॉरी आई? किसी की सॉरी आई क्या? नहीं आई ना। देखिए, हमारी तरफ से सब ने इस घटना के प्रति बहुत दुखद, हम दिल से कह रहे हैं स्वप्निल भाई, कि इस तरह की गवर्नेंस जो चल रही है, सिस्टम जो चल रहा है, जितेंद्र भाई बस आ रहा हूं, करके हम बहुत दुखी हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी विदेश यात्रा के बीच में ठीक है दुख जताया, संवेदना जताई और जांच के आदेश देने के लिए ठीक है बोला गया। ठीक है, राजस्थान सरकार भी ये सब में लगी हुई है। और ठीक है अटल भाई, यदि ये गवर्नेंस को लेकर पॉइंट क्लियर हो गया अटल भाई, पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं जितेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जितेंद्र भाई देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, सॉरी शब्द जो है ना, पॉलिटिक्स में ये कभी कभी पॉलिटिकल सुसाइड का कारण बन जाता है और कभी कभी कद बढ़ने का कारण बन जाता है। मसला यह है कि आप जिस देश या जिस सिनेरियो में हो, वहां पर जनता माफी को किस रूप में देखती है, ये वो सबसे बड़ा पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि इस कंट्री में या किसी भी कंट्री में किसी का बोला गया आई एम सॉरी किस दिशा में ले जाएगा। Am I right or am I wrong? Yes, स्वप्निल 100% सही हो। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, बिल्कुल हाँ। तो लेकिन सबसे पहले मैं अभी जस्ट आपने एक सवाल पूछा था हमारे सहभागी बीजेपी प्रवक्ता जी से, उस पर मैं बताऊंगा। देखो, मैं जो देख रहा हूँ कुछ पिछले सालों से, राजनीतिक प्रशासनिक दुनिया में उत्तरदायित्व और प्राधिकार 2 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। मतलब आपके पास राजा या सत्ता होने के नाते कुछ ताकतें हैं, तो आपको कुछ उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं। ध्यान से समझना हो, उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। आज से 30-20 साल पहले की राजनीति में यदि इस तरह की कोई दुर्घटना या इस तरह की कोई बहुत ही खतरनाक भयावह घटना, दुखद घटना घट जाती थी, तो उसका उत्तरदायी व्यक्ति बिना कुछ सोचे तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता था। ये इसका रीजन समझिए। एक शब्द होता है जिम्मेदारी और एक होता है उत्तरदायित्व। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर होता है। जब राजनीति अपनी शुचिता के साथ की जाती है तो उत्तरदायित्व लिया जाता है। आप देखिए ना, शास्त्री जी को देखिए, उनके समय की जो राजनीति थी, मैं कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर रहा, पर मैं राहुल पे आ रहा हूं, ये कह रहा हूं, मैं राहुल पे आ रहा हूं जितेंद्र भाई, मैं राहुल को देख रहा हूं। राजनीतिक शुचिता की कमी अब सत्ताधारी में जरूर नजर आ रही है। वो कहते हैं ना
कि कत्ल करके वो पूछते हैं कि ये कत्ल किसने किया। बट व्हाट अबाउट कातिल कौन एक्सेप्टेंस? है? राहुल ने एक्सेप्ट किया। व्हाट अबाउट एक्सेप्टेंस? हाँ, यस यस यस, ये इसको परिवर्तन की तरह, मैं देखिए किसी का प्रवक्ता नहीं बनूंगा यहाँ, मैं एक राजनीति का विद्यार्थी या स्कॉलर होने के नाते कहता हूँ कि जब कोई राजनेता अपनी गलतियों से, चाहे तो अतीत में की गई हो, उन्हें मानकर और उन्हें स्वीकार करके अगर सॉरी बोलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें सुचिता है, कहीं ना कहीं वो उत्तरदायित्व के महत्व को समझता है। बेशक उसमें राजनीतिक चालबाजियां और राजनीतिक इतनी तेजी नहीं आई है कि उसे कब इस्तेमाल करना है इस सॉरी को, वो नहीं समझ पाया है, तो समय के थपेड़े उसे सिखा देते हैं। पर कहीं ना कहीं ये शब्द, मैं तो इसे सकारात्मक लेता हूं कि सॉरी बोलने का मतलब है वो संवेदनशीलता है कम से कम। पर इस घटना को मैं किस नजरिए से देखूं कि कोई उत्तरदायित्व, पहले देखो ट्रेन ड्राइवर की वजह से या तकनीकी स्टाफ की वजह से ठुकती थी, एक्सीडेंट होती थी, इस्तीफा रेल मंत्री को देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सूचिता थी, उत्तरदायित्व तो महसूस करते थे। आप किससे पूछें, कौन है भला यहाँ? तो कमी तो है निश्चित रूप से। और राहुल जी का इस मामले में मैं थोड़ा सा मानता हूं कि हाँ ठीक है, काफी सकारात्मक है राजनीतिक दृष्टि से ही उनका सॉरी बोलना। बट आई डाउट कि उनका कद बढ़ा होगा, जितना है उतना ही मेंटेन हुआ होगा। आई डाउट कि उनका कद बढ़ा होगा। मैं अटल जी हाथ उठा रहे हैं, अटल जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं संदीप कलवानिया जी के पास जाऊंगा। लेकिन अटल जी अपनी बात रखते रखते एक सवाल मेरा भी जोड़ लीजिएगा प्लीज अपने जवाब में। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मतलब शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा, सॉरी या माफी पर तंज कसने की जरूरत है क्या? देखिए, सॉरी या माफी पर तंज जब कसा जाता है जब वो दिल से नहीं मांगी जाती, केवल राजनीतिक कारणों से वो इस तरीके की क्षमा शब्द का उपयोग करते हैं। वो पूर्ण रूप से, देखिए पहले वो तुष्टीकरण पे आए, नहीं, वो उसके बाद में उत्पादकता पर आए। सुनिए मेरी बात, देखो स्वप्निल जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी उत्पादकता की बात करते हैं। राहुल गांधी जी कभी वर्ग, कभी पंथ भेद की बात कर लेंगे, कभी कास्ट भेद की बात कर लेंगे। वो इतनी आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते राहुल गांधी है क्या? कांग्रेस अलाइड टाइम में सुनिए, राहुल गांधी ये जनगणना की बात कर रहे हैं। जनगणना जो बिहार के अंदर की गई थी, बिहार के अंदर की गई थी ना, आपको ध्यान है? कांग्रेस उसके अंदर था और राहुल गांधी जी ने कहा कि वो तो गलत थी, नहीं लाए वो सामने। तेलंगाना के अंदर नहीं जितेंद्र भाई, मैं समझ रहा हूँ वो क्या बोल रहे हैं, करेक्ट है। आप बोलिएगा बिल्कुल आराम से। अटल भाई 2 सेकंड, अटल भाई लेट्स डिसाइड। अटल भाई चलिए एक डिसाइड करते हैं। अटल भाई एक डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर मैं संदीप कलवानिया के पास जाऊंगा। लेकिन अटल भाई एक चीज डिसाइड करते हैं। आप कह रहे थे कि राहुल इमैच्योर है, राहुल इमैच्योर है। आप लंबे समय तक बोलते रहे राहुल इमैच्योर है, राहुल इमैच्योर है, राहुल इमैच्योर है। अभी भी मैं तो बोल रहा हूं, सुनिए ना, उसी पीरियड की इमैच्योरिटी को लेकर राहुल ने सॉरी बोला, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो स्मार्ट है, स्मार्ट ही नहीं ओवर स्मार्ट है। ओवर स्मार्ट को ही बेवकूफ कहते हैं। अरे नहीं अटल भाई इस तरह की बात नहीं करें, इस तरह की बात नहीं करते अपन। जितेंद्र भाई 2 मिनट रुकिए, जितेंद्र भाई 2 मिनट रुकिए, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस तरह की बातें अपरिपक्व बातें हैं, इस तरह की बातें अपरिपक्व, यार इतना समय क्यों दे रहे हो? अरे ठीक है जितेंद्र भाई, प्लीज जितेंद्र भाई रुक जाइए, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा। आप अपनी राय को उस समय रखिएगा। उससे पहले अटल जी 2 मिनट रुकिए। हाँ अटल जी 2 मिनट, ठीक है अटल जी 2 मिनट रुक जाइए आप। संदीप कलवानिया, जितेंद्र भाई रुकिए ना प्लीज, जितेंद्र भाई आप रुक जाइए प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा। संदीप कलवानिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप कलवानिया जी मतलब आप ये चाह रहे थे कि राहुल की तमाम इमैच्योरिटी, तमाम ना समझी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ओबीसी कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो सकता है, उसके बावजूद देश उन्हें जन नेता के आगे देश के लीडर के तौर पे देख ले। ये तो ठीक हुआ, फिर 2014 में चीजें ठीक नहीं बैठी, ये तो ठीक हुआ कि वो अमेठी भी एक बार हारे। देखिए राजनीति में हार और जीत तो होती रहती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देश में राजनीति आप देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जनता जिसको पसंद करेगी और जनता
जिनको वोट देगी वो चुनाव में जीतता है। मगर आप देखें कि भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि अरे भाई, जब राहुल ओबीसी की समस्या नहीं समझ रहे थे तब कांग्रेस चाहती थी कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। जो व्यक्ति समझ नहीं सकता उसको प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहती थी कांग्रेस? बात पे आ रहा हूं ना, आप कैसी बात आप कर रहे हैं? आप राहुल गांधी एक ऐसे देश के नेता हैं जो जनता की हर मुद्दों को समझते हैं। ये एक गुब्बारा नहीं है। अरे राहुल गांधी ने खुद कहा कि तब मैं नहीं समझ पाया था। टिकट करने की कोशिश कर रहे हैं 60 साल बाद। आप देखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व और लायबिलिटी दो चीजें होती ठीक है। आप देखें, राहुल गांधी में एक ऐसा हिम्मत है कि वो देश की जनता के सामने आके वो स्वीकार कर सकते हैं। राजस्थान में आप देखें, अभी 7 बच्चे बेचारे दब के मर गए। वो सवाल मैंने ले लिया, और उस पर जवाब भी आ गया है। क्या सिलेबस में हम क्या पढ़ा रहे हैं? ठीक है। अरे आपने भी सिलेबस में क्या क्या नहीं पढ़ाया दादा। आपको मैं बताता हूं, सुनिए, कांग्रेस शासनकाल की सिलेबस की सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस शासनकाल ने सिलेबस में बताया कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, जो कभी घोषित ही नहीं किया गया किसी पेपर में, और हम जनरल नॉलेज में लिख के आते थे कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है। ने इस्तीफा दिया था, मगर जब पहलगाम घटना हो गई, पुलवामा की घटना हो गई, क्या लायबिलिटी ली क्या इन्होंने? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। जितेंद्र यादव, प्रॉब्लम क्या है? ओबीसी की जो समस्या है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको कोई भी व्यक्ति ठीक ठाक समअप कर ही नहीं सकता। मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। हर स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, तो अभी भी राहुल गांधी फाइनल समझे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लेट्स रेट दिस। सॉरी कहना चाहता हूं, हाँ, माफी चाहूंगा आपकी बात बीच में काटने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने अब जो ओबीसी के संदर्भ में ये जो दिया है, जो भी स्टेटमेंट दिया है, असल में देखिए आगे का जो चुनाव होना है ना, अब चाहे राज्यों की राजनीति लगा लो या केंद्र की राजनीति, अब जातिगत जनगणना जब शुरू हो गई है और हर 5 साल बाद या हर राजनीति के घटना में कोई ना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, या तो मुद्दे होते हैं या फिर सेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इस चीज को समझना। तो अब ओबीसी का जो मुद्दा है ना, वो दरकिनार नहीं किया जा सकता। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। अब कुछ समय पहले जैसे ओबीसी की राजनीति उन्होंने लाइमलाइट में ला दिया है, मतलब अब इसे एड्रेस करना पड़ेगा। यस, एड्रेस करना पड़ेगा। हालांकि पीछे कुछ समय पहले राहुल जी ने ये चीज उठाई, पर इसको भी हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी ने की थी। ये बड़ी अच्छी प्रतिस्पर्धा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। पर जो भी है, चाहे सॉरी बोलकर ये एक शुचिता वाला कदम उठाकर उन्होंने कम से कम ओबीसी की तरफ ध्यान देने की कोशिश की है, स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि सत्तासीन पार्टी को भी अब इसे उसी अंदाज में देखना चाहिए कि एक लगभग, मैं राजस्थान से उदाहरण दूं, पूरे देश की 62-63% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वर्ग केंद्र में नहीं आएगा, मतलब बातों के और चिंतन के केंद्र में नहीं आएगा, तो कौन आएगा? अरे भैया, फिर भटकाते क्यों हो? राहुल जी कम से कम एक बटन दबा के ठीक गाड़ी स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं, आप भी उसी गाड़ी में तेल डाल के आगे बढ़ा दीजिए इस इंजन को, तो जनता का कुछ भला हो जाएगा और उत्तरदायित्व भी हम जैसे प्रश्न नहीं लगाएंगे। मेरे ख्याल से सही समय पे और सही बात बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।